दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 19 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा, आरओ प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा या अन्य किसी परीक्षा की इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का एग्ज़ाम है। किसी भी परीक्षा की तैयारी करनी हो, व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया है, संपर्क करके जुड़ सकते हैं। अब हमारे सभी कोर्स दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अभी तक हिंदी में ही रहता था, इंग्लिश वाले हमारे स्टूडेंट्स लौट कर चले जाते थे, अच्छा ही लगता था। लेकिन अभी क्वालिटेटिव मटेरियल्स आप लोगों के उपलब्ध हैं, आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ भी है, आंसर राइटिंग, सारे प्रोग्राम अब हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारे पास उपलब्ध हैं। आप लोग चाहें तो व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। चलिए, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे आज के दिन 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है, इसकी कहानी देख लेते हैं। 19 अगस्त यानी आज के दिन हर वर्ष पूरी दुनिया में विश्व फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने आपके स्पेशल मोमेंट्स को, जो यादगार क्षण हैं, उनको कैमरे में कैद करके उन्हें खास बना दिया। सन 1839 में फ्रांस में डागोरोटाइप प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। ये डागोरोटाइप यह दुनिया की पहली फोटोग्राफी प्रक्रिया मानी जाती। बहुत बड़ी मशीन होती थी और काफ़ी समय लगता था फ़ोटो खींचने में, उसको निकालने में। इसका आविष्कार लुइस डोगर और जोसेफ नाइसफोर ने किया था। ये दोनों फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने 19 अगस्त 1839 को इस आविष्कार की घोषणा की थी और इसी याद में 19 अगस्त को प्रतिवर्ष वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के रूप में 2009 से ही मनाया जाता है। इसके बाद इन्होंने इस आविष्कार का पेटेंट प्राप्त किया। इसी दिन को याद करने के लिए वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। कब से? 2009 में एक ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर, बहुत ही फेमस फोटोग्राफर थे, कॉस्के आरा, इन्होंने विश्व फोटोग्राफी दिवस योजना की शुरुआत की थी। 19 अगस्त 2010 को विश्व फोटोग्राफी दिवस पर पहले वैश्विक ऑनलाइन गैलरी का आयोजन किया गया था। इस बार की जो थीम है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की, वो है #वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की गई है कि बैंकों की पहुंच कितने लोगों तक है भारत में, इसकी ये जांच करके सूचकांक देता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया है। ऑप्शन में एक नीति आयोग आएगा, एक आरबीआई आएगा। एकदम याद रखिएगा, आरबीआई होगा। अक्सर लोग नीति आयोग देख करके तुरंत उनका दिमाग उसी में चला जाता है और सिक्स सेंस कहता है उनका नीति आयोग ही होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सिक्स सेंस को गोली मारिए और जो फैक्ट है उस पर आइए। वित्तीय समावेशन सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी हुआ है, शुरू किया गया है और हर जुलाई को, प्रत्येक जुलाई को ये जारी किया जाएगा, प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक का निर्माण किया गया है। मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए वार्षिक एफआई सूचकांक, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, 53.9 है, जबकि मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए 43.4 था। तो 2017 से 2021 की अवधि में देखें तो काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, 10 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन आप अगर जाएं 2017 के भी पहले, अर्थात जब प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत नहीं हुई थी, उसके पहले जाएं तो बहुत ही दयनीय स्थिति थी। भारत में वित्तीय समावेशन बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में था। इसी में तेजी लाने के लिए, वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसकी की औपचारिक घोषणा जो पिछली सरकार थी उसके द्वारा कर दी गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी बड़ी योजना, उसके बाद डाक विभाग का पुनर्जीवीकरण, तमाम कदम उठाए गए। लेकिन फिर भी अभी तक हम 53.9 पे हैं, 100 से बहुत दूर हैं, अभी 100 से बहुत दूर हैं। तो अब क्या किया जाए ऐसा कि लोगों को साहूकारों से जो बड़े ब्याज के चंगुल में फंस जाते हैं, साहूकारों के चंगुल में लोग कैसे फंसते हैं? बैंकों में जाएंगे, कागज़ लगेगा, दुनिया भर की पूछताछ होगी। उससे बचने के लिए लोग साहूकारों के पास जाते हैं, उनसे पैसा ले लेते हैं। साहूकार अपने मन का ब्याज बता देता है, ठीक है उस समय ले लिया, ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद चुकाने में हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ब्याज जो है मूलधन से भी अधिक हो जाता है और वो बढ़ता ही जाता है। 5,000 का कोई लिया रहता है मूलधन, तो कुछ महीने बाद आप देखोगे तो 50,000 तक पहुंच जाता है। और ऐसी स्थिति में साहूकार मन चाहा शोषण उसका करता है, उसके परिवार का शोषण करता है। ठीक है, जो चीज़ गिरवी रखी रहती है उसको वो अपना जो है बना लेता है पूरी तरीके से, उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लेता है, तमाम चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो एक गांव का जो गरीब किसान है वही इस चीज़ को समझ सकता है। आत्महत्या कितने किसान करते हैं? वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो बैंकों में जाने से बचने के लिए जो छोटे साहूकार हैं, आसपास के साहूकार हैं, उनसे आसानी से कर्ज लेने के लिए वो चले जाते हैं उनके पास। इसके अलावा लोगों में जागरूकता की कमी है।
कागज़ से बहुत डरते हैं कि भैया बैंक कौन जाए, हो सकता है बैंक नीलाम कर कल घर करने को आ जाए, कुछ बैंक से पैसा वैसा ले लें, तो ये भी एक दिक्कत है। तीसरा क्या है, बचत नहीं है लोगों के पास, मतलब जितना कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है, तो बैंक किस लिए जाएंगे। हालांकि डीबीटी जैसी जो सुविधाएं हैं वो अगर हर किसी तक पहुंच जाएं, हर किसी घर तक पहुंच जाएं, तो कम से कम प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच बैंक तक हो जाएगी। लेकिन अभी भी इसका मतलब है ये 53.9 जो सूचकांक है, ये दर्शाता है कि अभी तक भी जो सरकारी योजनाएं चली हैं उनसे बहुत लोग पीछे रह गए हैं, बहुत लोग अछूते रह गए हैं। उन तक हम लोगों को पहुंचना ही होगा अगर वित्तीय समावेशन के जो लक्ष्य है उसको पूर्ण करना है। तो एफआईआई सूचकांक को वार्षिक आधार पर प्रतिवर्ष जुलाई में प्रकाशित किया जाएगा, आरबीआई प्रकाशित करेगा। इसमें बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक के साथ साथ पेंशन क्षेत्र के विवरण को भी शामिल किया जाएगा और व्यापक सूचकांक के रूप में संकल्पित किया गया है। यह सूचकांक 0 और 100 के बीच की एकल संख्या में वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करता है। जहां 0 पूर्ण वित्तीय अपवर्जन को प्रतिनिधित्व करता है, मतलब कोई बैंक तक पहुंचा नहीं है, और वहीं 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है, हमारा लक्ष्य 100 तक पहुंचना है। एफआई सूचकांक में 3 व्यापक पैरामीटर अर्थात पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में विभिन्न आयाम शामिल हैं, जिसकी गणना कुछ संकेतों के आधार पर की जाती है। अर्थात सिर्फ खाता खोल लेना ही नहीं है, पहुंच से ही मतलब नहीं है, उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं उस खाते का। कई लोगों के खाते, करोड़ों में खाते खुल गए लेकिन बंद पड़े हैं, तो ये भी देखा गया है। और गुणवत्ता भी, अर्थात अगर वो सेवा तक पहुंच रहे हैं तो गुणवत्ता क्या है सेवा की, ये भी देखी जा रही है। तीनों चीज़ें देखी जा रही हैं। तो पहुंच हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, सबकी हो, लेकिन उपयोग ना हो रहा हो। अगर उपयोग हो रहा हो तो गुणवत्ता उतनी ना हो। तो इन सब के आधार पे 53.9 आया है। तो इस चीज़ को समझिएगा आप लोग, तीनों पैरामीटर के आधार पे। हो सकता है पहुंच के आधार पे 80-90% हो, है ना, क्योंकि लोगों ने जनधन में तो बहुत ज़्यादा खाते खोले, लेकिन बाकी चीज़ें पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता में बहुत पीछे हो, तो ये भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इस एफआई सूचकांक का निर्माण बिना किसी आधार वर्ष के किया गया, मतलब इसका कोई आधार वर्ष नहीं रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। क्विज में क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने इस्तीफा दे दिया है। किस देश के प्रधानमंत्री थे? मलेशिया के प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखिएगा। मलेशियाई प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने देश में राजनीतिक उथल पुथल के बाद 16 अगस्त 2021 को इस्तीफा दे दिया। निम्न में से किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? इसके पहले भी 5 वर्षों तक इन्होंने हॉकी को स्पॉन्सर किया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने अगले 10 साल के लिए टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा की है। ओडिशा सरकार वर्ष 2018 से ही भारतीय हॉकी टीमों को स्पॉन्सर कर रही है। 41 साल बाद पुरुष टीम ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीता है, वहीं महिला टीम ने भी सेमीफाइनल में जगह बनाई है। हाल ही में किस मंत्रालय ने लोकसभा में कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और जनगणना से संबंधित अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो गृह मंत्रालय ने कहा है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने लोकसभा में कहा, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और जनगणना संबंधित अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारत में हर दशक में जनगणना की जाती है तथा 2021 की जनगणना देश की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी। भारत में पहली जनगणना गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में वर्ष 1872 में की गई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस गवर्नमेंट है। इस तरह से राजीव गांधी, इंदिरा गांधी नाम से अगर योजनाएं शुरू हो रही हैं तो आप समझ लीजिए या तो महाराष्ट्र होगा, छत्तीसगढ़ होगा, या फिर राजस्थान होगा, या फिर पंजाब होगा, जहां कांग्रेस के शासन है। थोड़ा सा आप लोग अगर जैसे अटल जी के नाम से कोई योजना राज्य सरकार से है, तो जहां पर भाजपा गवर्नमेंट होगी वहीं पे योजना शुरू होगी उनके नाम से, है ना। तो एक थोड़ा यहाँ पर आपका लॉजिक काम कर जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की। इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के 6 लाख लोगों को किस वर्ष तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी? 2024 तक, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के 6 लाख लोग गाँवों को
2024 तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। राजीव चंद्रशेखर के अनुसार अब तक करीब 2.8 लाख गाँव में इंटरनेट की सुविधा मिल चुकी है। तो जब भी आपको आंकड़े लिखने होंगे या फिर एग्ज़ाम में आएगा तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। 2024 तक 6 लाख गाँवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ये केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री ने कहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। कल वाला पर्यावरण वाला जो वीडियो था उसमें कुछ वॉइस और वीडियो की मिसमैचिंग हो रही थी, उसको बाद में अब आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, काम का है। जो चीज़ें गड़बड़ हैं वॉइस से संबंधित और वॉइस ओवर थोड़ा सा सही नहीं, पता नहीं क्यों, टेक्निकल कुछ कारण होगा उसका, तो वो सही करके दोबारा वो वीडियो अपलोड कर देंगे कभी। फ़िलहाल आज पॉलिटी का वीडियो संभवतः शाम तक आ जाएगा, नहीं तो कल पॉलिटी का कंप्लीट वीडियो रहेगा मैराथन, उसको अवश्य देखिएगा, उससे आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद इकोनॉमी बची है आपकी, इकोनॉमिक्स का भी वीडियो आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगा, 1-2-3 दिन में। उसके बाद सब समाप्त, फिर करंट अफेयर बचेगा, बाकी सब हमने दे दिया है, फुल वीडियोस सारे आपको मिल गए हैं। और ये मैराथन ख़त्म होने के बाद जो है फिर से परीक्षा जो खेला होबे हैं उसका जो विज्ञान पॉलिटी का संस्करण चल रहा है फिर से विधिवत चालू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।